इवोल्यूशन सीरीज की चौथी किस्त में खुश आमदीद। अब तक हमने डिस्कस की है इसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, रैंडम म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन। आज हम बात करेंगे कुछ आम आर्गुमेंट्स जो इवोल्यूशन को ठीक साबित करने के लिए पेश किए जाते हैं। हम उनका एनालिसिस करेंगे और साथ ये देखेंगे कि इसमें क्या फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स हैं इन एडिशन टू द प्रॉब्लम्स विद दोज आर्गुमेंट्स। सबसे पहले चलते हैं एक चीफ आर्गुमेंट जो पेश किया जाता है कि डिफरेंट जायोलॉजिकल लेयर्स में हमें फॉसल रिकॉर्ड्स इस तरतीब से मिलते हैं कि उससे इवोल्यूशन ठीक साबित हो जाती है। मिसाल के तौर पे कि एक जियोलॉजिकल लेयर में जो जानवर मिलता है उससे अगले जियोलॉजिकल लेयर में उससे जो बाद में आने वाला जानवर है उसकी हड्डियां हमें मिलती हैं, देयरफॉर ये इवोल्यूशन ही तो हो सकती है। दैट इज़ बेसिकली द आर्गुमेंट। और ये आपको तकरीबन तकरीबन हर इवोल्यूशन की स्टैंडर्ड किताब में मिल जाएगा। यूट्यूब वीडियोस में जो लोग इवोल्यूशन के हक में वीडियोस बनाते हैं उनकी वीडियोस में आपको मिल जाएगा। बट देयर इज़ ए बिगर प्रॉब्लम, और वो ये है कि जितनी भी हम चीज़ें देखते हैं, यानी कि जो हम फॉसल्स देखते हैं मुख्तलिफ जियोलॉजिकल लेयर्स में, अगरचे ये बात लार्जली दुरुस्त है, मुकम्मल तौर पे दुरुस्त नहीं है। उस पे हम अगली सीरीज़ में बात करें, माफ़ी चाहता हूँ, अगली किस्त में हम बात करेंगे। लेकिन इस आर्गुमेंट को एंटरटेन हम करते हैं कि लार्जली ऐसा ही है कि मुख्तलिफ जियोलॉजिकल लेयर्स पे हमें जानवर मुख्तलिफ नज़र आते हैं। कोई भी जानवर अपने जियोलॉजिकल लेयर से पीछे हमें नज़र नहीं आता, बाय एंड लार्ज। हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन बाय एंड लार्ज। लेकिन इससे इवोल्यूशन कैसे साबित होती है? क्योंकि ये तो डेटा है। अब इस डेटा के ऊपर हमने एक एक्सप्लेनेशन अप्लाई करनी है, एक वजाहत देनी है कि इसका क्या मतलब है। सवाल ये है कि सिर्फ इवोल्यूशन ही क्यों? कोई और भी तो हो सकता है। सेम गोज फॉर द जेनेटिक सिमिलैरिटी। अब जितना भी हम जेनेटिक मटेरियल एक्सट्रैक्ट करते हैं हड्डियों से, उसके अंदर भी हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ ममासलत पाई जाती है। इसको कहा जाता है होमोलॉजी, यानी कि जो ममासलत है वो भले जेनेटिक लेवल पे हो या वो फॉसल्स के एतबार से हो। हड्डियों वगैरह की बात करूँ, वैसे फॉसल्स में ज़रूरी नहीं कि हड्डियाँ आएँ, उसमें पैरों के निशानात वगैरह सब फॉसल्स में ही शुमार किए जाते हैं। लेकिन मैं जो जानदार की हड्डियाँ हैं, मैं स्पेसिफिकली उनकी बात कर रहा हूँ कि यस, उनमें हमें सिमिलैरिटी नज़र आती है। एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर द प्रॉब्लम इज, क्योंकि इसको एक सोल्यूशन के तौर पे पेश किया जाता है, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है, असल में ये एक प्रॉब्लम है। एंड इट गोज समथिंग लाइक दिस कि अगर आपको हड्डियों में और जेनेटिक मटेरियल में आपको सिमिलैरिटी नजर आती है तो ये हो जाता है डेटा जिसके अंदर सिमिलैरिटी पाई जाती है। लेकिन अगर आप ये कहें कि इसकी वजह इवोल्यूशन है, तो आप इवोल्यूशन को इंडिपेंडेंटली साबित करके अगर ये दिखाएं तो आपकी ये बात मानी जा सकती है। क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर ये होगा कि डेटा की एक्सप्लेनेशन इवोल्यूशन बन जाएगी और इवोल्यूशन की एक्सप्लेनेशन डेटा बन जाएगा। ये बात थोड़ी सी टेक्निकल है, लेट मी एक्सप्लेन। मिसाल के तौर पे अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास जेनेटिक सिमिलैरिटी मौजूद है, हमारे पास हड्डियों के सैंपल्स मौजूद हैं जो मुख्तलिफ एराज से हमने इकट्ठे किए, जायोलॉजिकल लेयर से इकट्ठे किए, और उसमें हमें मुमासलत नज़र आती है, थोड़ी थोड़ी अपग्रेडेशन नज़र आती है। तो कोई इंसान कहता है कि इसके पीछे वजह इवोल्यूशन है। कोई और इंसान उठ के कह सकता है कि नहीं, इसकी वजह खुदा है, कि खुदा ने इसको क्रिएट किया। कोई और आदमी उठ के कह सकता है कि वजह खुदा भी है और इवोल्यूशन भी है, यानी कि खुदा ने ही इसको इवोल्व किया, इन जानदारों को, इस वजह से हम ये सिमिलैरिटी देख सकते हैं। नाउ इन तीनों ही दावों पे हमें डेटा वही मुयस्सर है। इसमें आप एक चौथा भी ऐड कर सकते हैं। इनफैक्ट एक डिबेट में मैंने हवाला दिया था कि कोई आदमी ये भी कह सकता है कि एलियंस आए थे ज़मीन पे, उन्होंने अरबों साल यहाँ पे गुजारे और उन्होंने ये सारे का सारा जो सिस्टम है ये इवोल्व किया, जानदार वगैरह सारे इवोल्व किए। अब उनके पास भी डेटा यही है। प्रॉब्लम अब ये है कि अगर मैं ये दावा करता हूँ कि इस सिमिलैरिटी के पीछे जो वजाहत है वो अल्लाह ताला की ज़ात है, खुदा की ज़ात है। एंड अगेन ये सारी की सारी इवोल्यूशन सीरीज़ में हम कोई मजहबी हवाला नहीं देंगे, ये बात हमने शुरू से कही थी। मैं अब भी कोई मजहबी हवाला नहीं दे रहा, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ कि अगर मैं ये कहता हूँ कि इसके पीछे जो वजाहत है वो ये है कि अल्लाह ताला ने किया है, तो स्ट्रेट वे मेरी बात को रिजेक्ट कर दिया जाएगा ये कह के कि आपने देखा डेटा, इस डेटा की वजाहत क्या है, वो थी मिसिंग, और आपने अप्लाई कर दिया उस पे ऊपर गॉड। ये है एक क्लासिक केस ऑफ गॉड ऑफ द गैप्स, कि आपको समझ नहीं है तो आपने उसमें खुदा की ज़ात को फिट कर दिया अपनी अकल के मुताबिक। इसलिए साइंस की दुनिया में इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा ना। अगरचे गॉड ऑफ गैप्स आर्गूमेंट नहीं है, वो एक लॉजिकल डिडक्टिव कॉन्स्ट्रक्ट है, लेकिन वो इस वक्त मेरा मौजू नहीं है, मैं उसमें जाऊंगा नहीं। इस आर्गूमेंट को हम मान लेते हैं कि ठीक है, साइंसी तौर पे हम ये नहीं कह सकते कि खुदा को साबित किए बगैर हम खुदा को यहाँ पे अप्लाई करते। लेकिन अब हमने एक स्टैंडर्ड बना लिया है, और स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि अब जितने भी दावे किए जाएंगे वो इसी स्टैंडर्ड पे ही परखे जाएंगे।
सो जो दूसरा आदमी है जो ये कहता है कि एलियंस ने बनाया है, या जो तीसरा आदमी जो कहता है कि खुदा नहीं किया है लेकिन इवोल्यूशन के ज़रिए किया है, या जो और आदमी जो कहता है कि खुदा तो है ही नहीं, ये खालिस्तन एक फितरी प्रोसेस है इवोल्यूशन का, उसकी वजह से हुआ है। अब इन सब ने खुदा को या इवोल्यूशन को या जो भी उनका दावा है उसको इंडिपेंडेंटली ही साबित करना है, क्योंकि अगर वो साबित नहीं करेंगे और ये ज़िद करेंगे मिसाल के तौर पे कि नहीं इसके पीछे इवोल्यूशन ही है, तो फिर आप सर्कुलर रीजनिंग का शिकार हो जाएंगे कि ये जो सिमिलैरिटी पाई जाती है इसकी वजाहत क्या है, इवोल्यूशन, और इवोल्यूशन का सबूत क्या है, ये सिमिलैरिटी। दिस इज कॉल्ड सर्कुलर रीजनिंग, जो कि एक फैलेसी होती है। एंड द प्रॉब्लम इज कि अगर आपका वन ऑफ द प्रिंसिपल आर्गुमेंट्स एक फैलेसी पे खड़ा हुआ हो तो फिर वो साइंसी मेयार पे पूरी नहीं उतरती है। देयरफॉर हम ये नहीं कह सकते कि ये साइंस है। देयरफॉर डेटा की सिमिलैरिटी के ऊपर इवोल्यूशन की कहानी फिट कर देना ये गुड इनफ नहीं है। आपको इवोल्यूशन को इंडिपेंडेंटली साबित करना होगा, एंड सो फार कोई एविडेंस उसका इंडिपेंडेंटली है नहीं। इसके अलावा एक और सीरियस प्रॉब्लम है जो कि इवोल्यूशन के एक मुकम्मल तौर पे फितरी, जिसमें किसी तरह की कोई डिवाइन पावर नहीं है, ये जो दावा है उसके अंदर एक प्रॉब्लम सामने आता है। और वो आपको याद होगा कि हमने इसी सीरीज़ की पिछली एक किस्त में ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि अगर म्यूटेशंस आ जाती हैं तो आंख का रंग चेंज हो जाएगा। हमने हवाला दिया था ब्लू आई और ब्राउन आई का, कि उसमें जो मोस्ट प्रोबेबल कॉम्बिनेशंस थे वो भी हमने बताया कि अगर एक उसमें से हम न्यूक्लियोटाइड चेंज कर देते हैं, एक पॉइंट म्यूटेशन होती है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। एंड हियर इज़ नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट, वो ये है कि इस सारे जो जीनोम है या जो डीएनए है हमारा, इस डीएनए में किस तगय्युर से क्या तब्दीली पैदा होगी, ये डीएनए ने खुद तय नहीं करना है। इसको कहा जाता है कंटिंजेंसी आर्गुमेंट, यानी कि कंटिंजेंसी, ये दो चीज़ें होती हैं दुनिया में, कंटिंजेंट होती हैं या नेसेसरी होती हैं। नाउ वी नो कि हमारा जिस्म, हमारा वजूद ये नेसेसरी नहीं है। नेसेसरी किस चीज़ को कहते हैं? वेल, नेसेसरी उस चीज़ को कहते हैं कि जिसका ना होना गैर मुमकिन हो। ये उसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है, और दूसरी चीज़ उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो किसी और चीज़ पे डिपेंड ना करता हो, इन अ वे कि वो अपने वजूद की खुद वजाहत दे सके। अगर कोई चीज़ अपने वजूद की खुद वजाहत नहीं दे सकती, जैसे कि ये कायनात है, ये अपने वजूद को खुद एक्सप्लेन नहीं कर सकती, जैसे इंसान है ये अपने वजूद को खुद एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ऐसे ही इंसान का डीएनए भी खुद को और अपने फंक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। यानी कि डीएनए ने ये बात तय नहीं की कि अगर एक पॉइंट म्यूटेशन होगी तो उसका आंख पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर डीएनए ने भी ये तय नहीं किया और आंख ने भी तय नहीं किया कि अगर पीछे एक पॉइंट म्यूटेशन होती है तो मेरा रंग इस तरह से चेंज हो जाएगा, देन द क्वेश्चन इज के हाउ डू वी एग्जैक्टली नो कि ये सारे का सारा फिर एक फितरी, मुकम्मल तौर पे फितरी से मुराद के कोई डिवाइस गाइडेंस में नहीं है, फिर कैसे हम इसको कह सकते हैं, जबकि डीएनए एक नेसेसरी चीज़ नहीं है बल्कि बजाते खुद एक कंटिंजेंट एग्जिस्टेंस है उसकी। तीसरा एक बड़ा अहम प्रॉब्लम है इवोल्यूशन में, नज़रिया इर्तिका में, जो हमारा एकोसिस्टम है, जो हमारा माहौलियाती निज़ाम है, ये बजाते खुद इवोल्यूशन के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो किस तरह से? वेल, वो इस तरह से कि हमारे माहौल को सरवाइव करने के लिए स्पीशीज़ की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे अगर आप शहद की मक्खी को इकोसिस्टम से रिमूव कर दें तो ये इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। वो कैसे? वेल, वो इस तरह से कि जो शहद की मक्खी है ये फूल जाती है, वहाँ से ये शहद इकट्ठा करती है, ये एटलीस्ट शहद के जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं वो इकट्ठा करती है और वापस आती है, और इसी प्रोसेस में वो जो पॉलिनेशन का प्रोसेस है उसको भी जारी रखती है, जिससे पौधों का आपस में मिलाप होता है, उससे नए पौधे, नई जो ग्रोथ होती है दरख्तों की, पौधों की, वो होती है, जिसकी वजह से जो इकोसिस्टम है बरकरार रहता है, यानी कि पौधे फूल ये मुरझाते नहीं हैं, ऑक्सीजन की डिलीवरी जो है वो रहती है ना। आप इसको रिमूव कर दें अगर, तो ये सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। ये सिस्टम कोलैप्स करेगा तो फिर साथ साथ जो कुछ और चल रहा है वो भी कोलैप्स कर जाएगा। मैंने आपको एग्जांपल दी है सिर्फ शहद की मक्खी की, आप लिटरली किसी भी स्पीशीज़ को उठा के देख लें, अगर आप उसको इकोसिस्टम से रिमूव करते हैं तो इकोसिस्टम पे एक नेगेटिव असर पड़ेगा। कुछ में बहुत मेजर असर पड़ेगा नेगेटिव, कुछ का फौरी तौर पे नहीं पड़ेगा, आगे चल के पड़ेगा या माइनर पड़ेगा, लेकिन ज़रूर पड़ेगा। ये तो होगी सारी इंफॉर्मेशन। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द ऑड्स, कितने अरबों चांसों में से एक चांस ऐसा है कि ये सारे के सारे जानवर एग्जैक्टली उसी तरह से इवॉल्व हुए, बगैर किसी डिवाइन गाइडेंस के, बगैर किसी
इंटेलिजेंट डिज़ाइन के रैंडमली ये सारे के सारे इस तरह से इवॉल्व हुए कि हमारा इकोसिस्टम इनकी वजह से बचा हुआ है? इट्स अ वेरी सीरियस क्वेश्चन। यू कैन मेक एन आर्गुमेंट हियर, आप कह सकते हैं कि नहीं, ये तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि इकोसिस्टम ने ही खुद को अडेप्ट किया हो इनके मुताबिक। लेकिन मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि ये बड़ी जहलाना बात होगी, इकोसिस्टम खुद को इवॉल्व नहीं करता है, जानदारों ने इवॉल्व किया है। सो व्हाट आर द ऑड्स के मिलियंस के हिसाब से स्पीशीज रैंडमली इवॉल्व हुई हैं, लेकिन क्या ही खूबसूरत एक्सीडेंट है जो कि एक्चुअली एक एक्सीडेंट नहीं है बल्कि मिलियंस ऑन टॉप ऑफ मिलियंस एक्सीडेंट हैं हिस्टोरिकली स्पीकिंग, कि सारे के सारे हादसाती तौर पे ऐसे उनका इर्तिका हुआ कि हमारा माहौलियाती निज़ाम जो है ये बरकरार है। नाउ डज इट मीन कि क्या इस एक्सटिंक्शन नहीं हुई है? क्योंकि ये आर्गूमेंट हो सकता है कि इससे पहले भी तो जानदार ऐसे हैं जो नापैद हो गए, ख़त्म हो गए। श्योर, बिल्कुल ऐसा हुआ है। लेकिन क्या ये महज इत्तेफाक है कि उनके नापैद होने से पहले उनकी रिप्लेसमेंट दुनिया में मौजूद रही है? ये थे कुछ चीदा-चीदा मिसाइल जो मेन आर्गुमेंट हमने डिस्कस किया कि अगर मुख्तलिफ जियोलॉजिकल लेयर्स में हमें मुख्तलिफ फॉसिल्स मिलते हैं और हमेशा वो उनमें एक बतदरीज हम देखते हैं कि वो आगे-आगे गए हैं, पीछे नहीं गए हैं, व्हिच अगेन इज़ लार्जली ट्रू, नॉट कंप्लीटली ट्रू। उस पे हम आगे चल के बात करेंगे किसी और किस्त में। तो क्या ये इवोल्यूशन का ये सबूत है? एंड द आंसर इज़ नहीं, इसलिए कि ये इवोल्यूशन की ऐसी एक्सप्लेनेशन है जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाती है। उसकी बात हम कर चुके हैं। उसके साथ हमने बात की इकोसिस्टम की, और इकोसिस्टम के अलावा हमने बात की कंटिजेंसी आर्गुमेंट कि ये अगर महज हादसाती है, इत्तफाकी है, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि नतीजे ना डीएनए तय कर रहा है, ना यानी कि जो जीनोटाइप है वो भी नहीं कर रहा, जो फिनोटाइप है वो भी नहीं कर रहा, लेकिन उसके बावजूद हम ये कह रहे हैं कि ऊपर कोई भी नहीं है, कोई भी इनके ऊपर नहीं है, कोई डिवाइन गाइडेंस नहीं है, कोई इंटेलिजेंट डिज़ाइनर नहीं है। ये बस हुए चले जा रहा है। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।